औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। ये वो तमाम पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं जो पहले बोर्ड्स में आए हुए हैं। ठीक है, मैंने भी अपनी तैयारी इन्हीं नोट से की थी। मैंने जैसे पहले वीडियो में आपके साथ अपने मार्क्स शेयर किए हैं 83 आउट ऑफ 85। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने पेपर पैटर्न भी बताया हुआ है और सारी स्ट्रेटजी बताई हुई है कि हमने तैयारी कैसे करनी है। तो ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर पे हम 2 वीडियोस बनाएंगे। हर चैप्टर पे हमने 2-2 वीडियो बनानी है। तो यानी कि 11 चैप्टर हैं हमारे पास, 11 दूने 22 वीडियोस होंगी। और आप इस चैप्टर की यानी कि जब 2 वीडियो कर लेंगे तो आपके अपने बोर्ड पेपर में 4 शॉर्ट क्वेश्चंस कम्प्लीटली हल हो जाएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और जब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे तो इसका मतलब आपकी 70% तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? डिफ़ाइन फ़िज़िक्स, यानी कि फ़िज़िक्स की तारीफ़ करें। तो पहले हम पढ़ते हैं कि फ़िज़िक्स की होती क्या है। पहले से आपको आती होगी लेकिन फिर भी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज़ कॉल्ड फ़िज़िक्स। यानी कि साइंस की शाख जिसमें हम मादा और एनर्जी और इनके दरमियान ताल्लुक़ का मुताला करते हैं, फ़िज़िक्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि डिफ़ाइन न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की तारीफ़ करें। तो ये क्या है? द ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स, ये फ़िज़िक्स की शाख है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। ये इस शाख में हम छोटे ज़र्रात का मुताला करते हैं एंड इंट्रैक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, और एटॉमिक न्यूक्लियाई के इसके साथ इंट्रैक्शन का भी मुताला करेंगे न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में। यानी कि न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम छोटे ज़र्रात और एटॉमिक न्यूक्लियाई के दरमियान इंट्रैक्शंस का मुताला करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है सवाल नंबर 3, व्हाट आर द 3 फंडामेंटल फ्रंटायर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। यानी कि बुनियादी साइंस के 3 बुनियादी फ्रंटायर्स लिखें। तो आपको पता है कि इस दुनिया में या तो बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर मिडल साइज़ के। यानी कि द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज बॉडीज़, इस दुनिया में या तो बहुत बड़ी बॉडीज़ हो सकती हैं, या द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, या फिर बहुत ही छोटे सब ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि एटम, न्यूक्लियस वगैरह हो गए, या फिर द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज़ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दरमियाना साइज़ के ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या है? हमारे पास 3 फंडामेंटल फ्रंटायर्स हैं साइंस के। और ये क्वेश्चन बहुत अहम है, देख सकते हैं 4 मरतबा पेपर में आया हुआ है। इसके साथ आप इंपॉर्टेंस भी देख सकते हैं, हर सवाल कितनी मरतबा पेपर में आया हुआ है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 है हमारे पास, डिफ़ाइन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। यानी कि बुनियादी मकदारों और माखूज़ मकदारों की तारीफ़ करें। तो बुनियादी मकदारें यानी कि बेस क्वांटिटीज़, दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिफाइंड। यानी कि वो तबई मकदारें जिनकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं? दूसरी क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो मकदारें जिनसे हम दूसरी मकदारें उख़्ज़ करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल क्या है? लेंथ, मास, टाइम, यानी कि ये बुनियादी मकदारें हैं। इसके बाद है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, यानी कि माखूज़ मकदारें। द क्वांटिटीज़ विच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, वो क्वांटिटीज़, वो मकदारें जिनको हम बुनियादी मकदारों की बेस पर डिफ़ाइन करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मकदारें हम बुनियादी मकदारों से उख़्ज़ करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसकी मिसाल हमारे पास क्या है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फ़ोर्स। तो आपको अगर पता हो कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट असल क्या है? डिस्प्लेसमेंट फासला है, वो भी बुनियादी मकदार है। टाइम भी इसके फार्मूले में क्या है हमारे पास? बुनियादी मकदार है। तो जब 2 बुनियादी मकदारें या 2 से ज़्यादा बुनियादी मकदारें आपस में मिलती हैं तो उनसे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनती हैं, जिस तरह वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 क्वेश्चन हमारे पास है कि डिफ़ाइन, तारीफ़ करें बेस यूनिट्स की। ठीक है, बेस यूनिट्स हमारे पास कौन से होते हैं? वो यूनिट्स जो कि बुनियादी मकदारों से मुताल्लिक़ हो, यानी कि द यूनिट्स एसोसिएटेड विद द बेस क्वांटिटीज़, उनको हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड बेस यूनिट्स कहते हैं। मिसाल इनकी कौन सी है? जिस तरह मीटर हो गया, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, कैंडेला, मोल। तो ये तमाम के तमाम क्या हैं? बुनियादी मकदारों के यूनिट्स हैं। इसी तरह डिफाइंड ड्राइव्ड यूनिट्स, द यूनिट्स एसोसिएटेड विद द ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। वो यूनिट्स जो बुनियादी मकदारों से मुताल्लिक़ हों, उनको हम क्या कहते हैं?
ड्राइव्ड यूनिट्स, बस ये यहाँ तक आपने डेफिनेशंस करनी है, उसके बाद एग्जांपल्स पे आ जाएं। फॉर एग्जांपल न्यूटन, जाउल, वाट, पास्कल, ये तमाम के तमाम बुनियादी मिकदारों के यूनिट्स हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्या है, व्हाट और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, राइट देयर नेम्स, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं और इनके नाम बताएं। तो जनरल कॉन्फ्रेंस में क्या एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई ऑन वेट एंड मयर्स पर, जिसमें डिसाइड किया गया कुछ मिकदारों को यानी कि बेस यूनिट्स कह दिया गया और कुछ को यानी कि ड्राइव्ड यूनिट्स का दर्जा दे दिया गया, लेकिन चंद जो यूनिट्स थे उनको डिसाइड नहीं कर पाए कि ये बेस होंगी या ड्राइव्ड होंगी, तो उनको तीसरा नाम दिया गया उन यूनिट्स को, उनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। और वो कौन कौन से हैं, रेडियन और स्टी रेडियंस, ये क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि ड्रॉ द टेबल फॉर बेस यूनिट्स, बुनियादी मिकदारों के लिए टेबल बनाएं। तो बुनियादी मिकदारें कौन सी थी, 7 बुनियादी मिकदारें। देखें पहली बुनियादी बेस क्वांटिटीज़ कौन सी है, लेंथ, और इसका यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर, और इसकी अलामत क्या है, एम। फिर है दूसरी मिकदार मास, और किलोग्राम इसका यूनिट है और केजी इसकी अलामत है। फिर है तीसरा टाइम, और इसका यूनिट क्या है, सेकंड, और इसको हम एस से ज़ाहिर करते हैं, अलामत एस है। फिर है इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो यूनिट है वो एम्पेयर है और इसको हम ए से ज़ाहिर करते हैं। फिर हमारे पास है सब्सटेंस, इसका यूनिट मोल है और इसको हम MOL से ज़ाहिर करते हैं। फिर है इंटेंसिटी, यानी कि लास्ट वाली बुनियादी मिकदार इंटेंसिटी, इसका यूनिट कैंडला और इसको हम CD से ज़ाहिर करते हैं। ये भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मरतबा बोर्ड्स में आया हुआ है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन, गिव एन एग्जांपल। 9वां क्वेश्चन क्या है कि साइंसी तरकीब की तारीफ़ करें या इससे क्या मुराद है और इसकी मिसाल दें। तो साइंसी तरकीब क्या है, द स्टैंडर्ड फॉर्म टू रिप्रेजेंट नंबर यूजिंग पावर ऑफ 10, यानी कि एक स्टैंडर्ड कहते हैं मियारी निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए किसी भी नंबर को क्या करें, मियारी शक्ल में लिखें, किस तरह, 10 की पावर को इस्तेमाल करके, उसको हम क्या कहते हैं, साइंसी तरकीब कहते हैं। इसका हमारे पास जो एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है वो क्या है, दैट देयर शुड बी ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट्स लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, यानी कि हमने जब भी साइंसी तरकीब करनी है तो हमने इशारिया के बाएं जानिब लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक ही हिंसा छोड़ना है। मिसाल देखें, ये हिंसा है 134.7। तो साइंसी तरकीब में देखें, इशारिया से बाएं जानिब 3 हिस्से 134 है, लेकिन साइंसी तरकीब में हमने क्या करना है, इसको सिर्फ एक हिस्सा छोड़ना है, यानी कि एक को इशारिया के बाएं जानिब छोड़ना है। तो ये क्या होगा, साइंसी तरकीब में आ जाएगा। और बाकी जो बता है ज़रब 10 की कुव्वत 2, ये कैसे आता है, पहला इशारिया याद रखें हमारे पास 7 के बाद 7 से पहले है, और नया इशारिया हमने कहाँ पे लिखा है, 1 से पहले। तो ये नए इशारिया और बाद वाले इशारे के दरमियान जितने हिस्से हैं 3 और 4, यानी कि 2 हिस्से हैं, उसको हम कुव्वत में लिख देते हैं। तो ये साइंसी तरकीब है। इसके बाद है सवाल नंबर 10, राइट डाउन 4 कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स को ज़ाहिर करने के लिए 4 कन्वेंशन बताएं, 4 रूल्स बताएं। तो सबसे पहला रूल क्या है हमारे पास, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। इसका मतलब ये है कि हम जब भी एक मुकम्मल यूनिट्स को एक कंप्लीट लिखें, यानी कि तो उसको हम कभी भी बड़े स्पेलिंग से स्टार्ट नहीं कर सकते। जिस तरह न्यूटन है तो इसको हम हमेशा एन से ही, स्मॉल एन से ही स्टार्ट करेंगे, इसको हम बड़े एन से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये पहला कन्वेंशन हो गया। दूसरा कन्वेंशन क्या है कि द सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज़ इनिशियल कैपिटल लेटर। अगर हमने किसी सिंबल से यानी कि पूरे यूनिट को ज़ाहिर करना है एक ही अलामत से, तो हम क्या करते हैं, अगर वो साइंसदान का नाम है कोई यूनिट, तो हम सिर्फ उसका पहला बड़ा स्पेलिंग लिख दें। जिस तरह न्यूटन के लिए, यानी कि पूरा न्यूटन को अगर हम एन से ज़ाहिर करना चाहें तो हम बड़ा एन लिख सकते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा रूल क्या है, the prefix should be written before the unit without any space, for example 1 multiplied 10 raised power minus 6 मीटर, यानी कि 10 की कुव्वत माइनस 6 एक प्रीफिक्स है। तो वो कह रहा है कि हम जब भी प्रीफिक्स यूनिट से पहले लिखेंगे तो उनके दरमियान हमने कोई फासला नहीं देना। देखें, ये 10 की कुव्वत नफी 6 माइक्रो के बराबर हो, तो ये माइक्रो और ये मीटर यूनिट आ गया, इनके दरमियान कोई फासला नहीं है, इनके दरमियान कोई फैसला आपने छोड़ना नहीं है। तो ये हमारे पास तीसरा रूल है। और रूल नंबर 4 देखें कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, यानी कि एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस को हम अलाउ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ये माइक्रो, 2 माइक्रो आ गए हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह हम नहीं कर सकते। हमने क्या करना है, हमेशा इसको एक ही प्रीफिक्स लिखना है। जिस तरह अगर हम इसको पीको लिख सकते हैं, पीको का मतलब होता है 10 की कुव्वत नफी 12। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएँ। द डेंसिटी ऑफ एयर, ये है 1.2 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, इसको हमने क्या करना है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में तब्दील करना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिट कन्वर्जन है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये सवाल उसी तरह नीचे आ गया।
और 1.2 ये आ गया। के किसके बराबर है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1000 के बराबर, एम किसके बराबर है 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1.2 के की जगह 1000, और ये देखें बटा में हमारे पास मीटर था तो मीटर की जगह हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यानी कि 100 लिख दिया। इसके ऊपर क्यूब, क्वेश्चन पे क्यूब था, क्यूब आ गया। अब हमने क्या करना है, 1.2 उसी तरह, 1000 भी उसी तरह, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मरतबा ज़रब में लिख सकते हैं, 100 ज़रब 100 ज़रब 100। इसको कैलकुलेटर से आप हल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.0012 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ये हमारे पास यूनिट कन्वर्ट हो गए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास 1 किलोग्राम। भाई आप क्या करें कि एनर्जी कौन सा आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्वेशन इस्तेमाल करें, जो क्या है ई बराबर है mc², और आप मालूम करें कि अगर किसी चीज़ का मास 1 किलोग्राम हो तो उसके लिए उसकी एनर्जी कितनी होगी। अब देखते हैं, हमारे पास मास की जगह 1 पुट करते हैं और सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, वो क्या होती है कांस्टेंट होती है 3 ज़रब 10 की कुव्वत 8। अब 3 ज़रब 10 की कुव्वत 8 सी की जगह, और इसके ऊपर कुव्वत 2 है तो हम कुव्वत 2 खोलते हैं, इसका मतलब 3 की कुव्वत 2 का मतलब 9 होता है, और 8 दूने 16, 10 की कुव्वत 16, यानी कि हमारे पास एनर्जी कितनी होगी 9 ज़रब 10 की कुव्वत 16 जाउल होगी। अब आ जाएं सवाल नंबर 13 पे। राइट द मेन टाइप्स ऑफ एरर। भाई एरर के दो या एरर के अहम अक़साम के नाम बताएं, मेन टाइप्स बताएं। तो ये दो किस्म के होते हैं, रैंडम एरर होते हैं और सिस्टमेटिक एरर होते हैं। इनके बारे में हम आगे क्वेश्चन आ रहा है तो पढ़ेंगे कि रैंडम एरर क्या होते हैं और सिस्टमेटिक एरर को क्या होते हैं। जस्ट आप यहाँ पे सिर्फ इनके टाइप्स के नाम याद रख लें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हाउ कैन वी रिड्यूस रैंडम एंड सिस्टमेटिक एरर, कि हम रैंडम एरर को किस तरह कम कर सकते हैं और सिस्टमेटिक एरर को किस तरह कम कर सकते हैं। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि रैंडम एरर होती क्या है, उसके बाद हम पता चलेंगे कैसे कम कर सकते हैं। रैंडम एरर क्या होता है कि जब हमारे पास कोई इंसान की वजह से एरर आती है, कोई इंसान मेजरमेंट में गलती करता है तो उसको हम क्या कहते हैं रैंडम एरर कहते हैं। देखें, और इसके अलावा हमारे पास इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, रिपीटिंग द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स एंड टेकिंग एन एवरेज कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर। तो जब हम क्या करेंगे, अगर हमसे गलती आती है तो हम अगर मेजरमेंट को दोबारा करें, यानी कि बार बार मेजरमेंट कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारी जो एरर है, हमारी जो गलती है वो कम हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास है सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर का पहले पता होना चाहिए कि क्या होती है। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो आला है उसमें कोई ना कोई गलती अगर मौजूद है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। हम इसको हम किस तरह सही कर सकते हैं, तो सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिड्यूस बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर विच इज़ नाउन टू बी मोर एक्यूरेट। हम इसको इस तरह कम कर सकते हैं, अगर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो ख़राब है तो हम उसको दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करेंगे जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, तो हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास सिस्टमेटिक एरर कम हो जाएगा। इसका मतलब मिसाल से समझें कि अगर आपके पास आपकी वॉच में जो है टाइमिंग गलत है तो आप क्या करेंगे, उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं वॉच में टाइमिंग। आप किसी दूसरे सही वॉच के साथ उसका मुवाजना करते हैं, टाइम चेक करते हैं और उसके बाद उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, सिस्टमेटिक एरर को हम इस तरह रिड्यूस कम कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 15। व्हाट आर द टू प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। तो आइडियल स्टैंडर्ड एक मियारी हमारे पास ये निज़ाम है। तो ये यानी कि इसके कौन सी दो खसूसियात है। सबसे पहले इसकी खसूसियत है इट इज़ एक्सेसिबल, और दूसरी है इट इज़ इनवेरिएबल। तो एक्सेसिबल का मतलब है कि ये हमारे पास हर किसी को इसका एक्सेस होता है, हर कोई इसके बारे में जानता है। जिस तरह अगर पाकिस्तान में आप किसी से पूछें कि मास का जो वो है हमारे पास यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। इसी तरह अगर आप किसी दूसरे कंट्री में चले जाएँ तो वहाँ पे भी अगर किसी से पूछें तो वो भी आपको क्या कहेंगे कि हम भी मास का यूनिट किलोग्राम ही, हमें यानी कि यूनिट्स क्या होता है, किलोग्राम ही होता है। ठीक है। इसी तरह इट इज़ इनवेरिएबल, यानी कि जो हमारे पास ये होती है ये इनवेरिएबल होती है, ये तब्दील नहीं होती। जिस तरह 1 किलोग्राम पाकिस्तान में भी 1000 ग्राम के बराबर है, अगर दूसरी कंट्री में भी जाएँ तो वहाँ पे भी हमारे पास 1 किलोग्राम का मतलब कोई क्या होगा, 1000 ग्राम ही होगा। तो ये इसकी तो खसूसियत होती है। ये हमारे पास आइडियल स्टैंडर्ड होता है, जो हमने आइडियल स्टैंडर्ड बनाया होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखें। डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की तारीफ करें। इन एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में, किसी भी पैमाइश में, द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, यानी कि बिल्कुल जो एक्यूरेटली नाउन है, जो बिल्कुल सही हैं वो डिजिट्स, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और इसके अलावा पहला जो शक है जिस हिस्से पर वो आर कार्ड, उनको हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। मिसाल से समझते हैं तो यहाँ पे आपको सारी समझ आएगी। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक मेजरमेंट दी गई है 2.59, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, कह रहे हैं 3। अब समझें, वो पहला था कि हमारे पास, मिसाल से समझाता हूँ, अगर 3 बंदे हैं वो एक मेजरमेंट करते हैं, तो पहले बंदे ने अगर मेजरमेंट किया, उसकी आई है 2, किसी चीज़ को की पैमाइश की है, उसके पास आया 2.59
मीटर। अब दूसरे बंदे ने किया, उसके पास आया 2.56 मीटर, और तीसरे बंदे ने किया, उसके पास आया 2.57 मीटर। तो देखें ये 2.5 जो है, ये तीनों बंदों ने जिसने पैमाइश की सबका एक जैसे आया, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स। और जो लास्ट वाला यानी कि किसी का 7 आ रहा है, किसी का 8 और किसी का 9, तो ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स। इनको मिलाकर जो हमारे पास नंबर्स बनेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। व्हाट्स रूल ऑफ राउंड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप रूल बताएं राउंडेड ऑफ के कौन कौन से रूल हैं। तो इसके 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल है हमारे पास, यानी कि अगर फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5, यानी कि अगर पहला हिस्सा जो है वो 5 से क्या है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, द लास्ट डिजिट रिटेन शुड रिमेन अनचेंज्ड। तो हम लास्ट वाला डिजिट को बगैर तब्दील किए छोड़ देंगे। जैसे देख सकते हैं 2.56 है, तो इसमें से जो लास्ट डिजिट्स है, यानी कि लास्ट, ये हमारे पास क्या है, किधर गया, सॉरी, द फर्स्ट डिजिट्स क्या है, लेस देन 5। ये पहला डिजिट क्या है, 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ भी जमा नहीं करेंगे, इसको उसी तरह छोड़ देंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल में क्या है हमारे पास, अगर फर्स्ट डिजिट क्या है वो क्या हो, ज़्यादा 5 से बड़ा हो, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, द डिजिट टू बी रिटेन्ड इज़ इंक्रीज बाई 1, यानी कि इससे अगले हिस्से को हम 1 से बढ़ा देंगे। जैसे देखें 2.56 है, तो अब लास्ट यानी कि फर्स्ट हिस्सा जो 6 है वो 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले हिस्से में 1 जमा करेंगे, तो इसको 2.6 हम लिख सकते हैं। तीसरा रूल क्या है कि अगर हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट क्या हो वो 5 हो, तो क्या करेंगे, द प्रीवियस डिजिट विच इज़ टू बी रिटेन्ड इज़ इंक्रीज बाई 1। तो इससे अगला हिस्सा क्या करेंगे, हम 1 से बढ़ा देंगे। कब, अगर वो तांक हुआ, और अगर हमारे पास इफ़ रिटेन उसी तरह रहने देंगे, अगर इफ़ इट इज़ इवन ये जुफ्त हुआ। जैसे देख सकते हैं 2.45, तो 5 देखें, पहला हिस्सा 5 है, तो इसके लिए क्या देखें, हमारे पास अगर इससे पहला हिस्सा जुफ्त होता तो हम इसको उसी तरह रहने देते, 2.4 आ जाता। लेकिन अगर ये तांक होता, यानी कि मिसाल के तौर पर 2.55 होता, तो हम क्या करते, 2.55 में 1 जमा करते, 2.6 लिखते। ठीक है, ये 3 रूल्स हैं राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट। तो प्रिसाइज मेजरमेंट क्या होती है, मेजरमेंट विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रिसाइज मेजरमेंट, यानी कि जिसमें अनसर्टेनिटी कम होगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रिसाइज मेजरमेंट कहेंगे। अनसर्टेनिटी के बारे में आगे हम पढ़ते हैं कि ये क्या होती है। ठीक है, यानी कि जिसमें कम अनसर्टेनिटी होगी उसको हम प्रिसाइज कहेंगे। उसके बाद एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती है, इज़ वन विच हैज़ अ लेस फ्रैक्शन परसेंटेज एरर। अब जिसमें जितनी कम यानी कि एरर होगा परसेंटेज और फ्रैक्शन का, वो उतना ही एक्यूरेट हमारे पास मेजरमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। Assess the total uncertainty in the final result of training experiment with the help of an example। तो हमारे पास क्या है, the term 20 vibrations recorded by a stopwatch up to the 10th of second is 40 second। तो हमने क्या करना है, टाइम पीरियड t निकालना है। तो t क्या होता है हमारे पास, टोटल कितने हो गए हमारे पास, ये देखिए 40 सेकेंड टाइम बटा नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है, 20। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 दो आ जाएगा इसका आंसर, टाइम पीरियड 2 सेकेंड। इसी तरह अनसर्टेनिटी हमारे पास कैसे निकलती है, अनसर्टेनिटी हमारे पास होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, सॉरी, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, वो है 0.1 सेकेंड, और डिवाइड नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो हमारे पास ये क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। अगर इस पर हम तकसीम करें तो ये होती है अनसर्टेनिटी 0.005। इसमें क्या है, अनसर्टेनिटी है। इन दोनों को अगर जमा करें तो ये हमारे पास टोटल पीरियड के बराबर आ जाएगा। हमने पीछे पढ़ा था अनसर्टेनिटी क्या होती है। अनसर्टेनिटी असल में क्या है, हमारे पास लीस्ट काउंट को अगर हम नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर डिवाइड कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। नीचे क्वेश्चन नंबर 20 देखें। एट द मास गिवन इन केजी, इनको जमा करें अप्रोप्रिएट प्रिसीजन, यानी कि एक ख़ास प्रिसीजन के मुताबिक। तो हमारे पास पहला हिस्सा है 2.189, फिर है 0.089, फिर है 11.8, और लास्ट वन है 5.32। तो इनको आपने सिंपली जमा कर देना है। जमा तो इजीली सबको आता होगा, कैलकुलेटर से कर लें, लेकिन आपने एक जहन में ख्याल रखना है कि जब इसका आप आंसर निकालें तो क्या करें, इनमें से जो सवाल में से वो हिस्सा देखें जिसमें सबसे कम इशारिया, यानी कि इशारिया के बाद हिस्से गिवन है। ये देखें 11.8, तो इशारे के बाद एक हिस्सा इसमें गिवन है। तो आपने आंसर भी जब निकालना है ऐसे क्वेश्चन का, तो आंसर में क्या करें, जवाब जिस तरह ये निकलता है 19.398, आप इशारे के बाद एक हिस्सा छोड़ेंगे। ठीक हो गया। क्यों, वजह क्या है कि क्योंकि सवाल में सबसे ऐसा हिस्सा ढूंढे जिसमें कम से कम इशारे के बाद हिस्से हैं, तो वो एक है, तो आप जवाब में भी एक छोड़ें। 19.4 बच जाएगा, राउंड ऑफ करें तो हमारे पास इसका असल जवाब ये आएगा 19.4 kg। ठीक हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। तो हाउ कैन यू डिटरमिन द अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। तो वही है, पहले तारीफ है हमारे पास क्या, अनसर्टेनिटी क्या है, ये है इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग द
लीस्ट काउंट ऑफ टाइमिंग डिवाइस बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ये अभी हमने पढ़ा है और ये ऊपर वाली मिसाल आई थिंक इसकी तो आपको समझ आ गई। टाइम पीरियड ये उसी तरह है, 40/20 2 निकल आया, ये हमारे पास लीस्ट काउंट बटा वाइब्रेशन तो ये निकल आया। अब इन दोनों को अगर हम मिला के लिखें तो हमारे पास टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा, अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड आ जाएगा। इसके बाद है सवाल नंबर 2, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमने इसकी तारीफ करनी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये क्या होती है? अगर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर सेम, यानी कि अगर हम किसी इक्वेशन, किसी मसावत की डायमेंशंस लेते हैं दोनों तरफ, अगर वो बराबर आ जाए, इक्वेशन सेम आ जाए, तो हमारे पास क्या होगा? वो इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट, वो डायमेंशनली दुरुस्त होगा और इसको हम क्या कहते हैं? होमोजेनिटी डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखें, डज द डायमेंशन एनालिसिस गिव एन इन्फॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के डायमेंशन एनालिसिस की जो अब हमने ऊपर तारीफ पढ़ी है कि वो कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में मालूमात देता है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा तारीफ, वहाँ पे कांस्टेंट का कोई जिक्र ही नहीं था, तो हम जस्ट लिखें कि डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव एन इन्फॉर्मेशन, कोई मालूमात नहीं देता अबाउट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन एनी एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल जिक्र ही नहीं था कांस्टेंट का, तो इसलिए दिस कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। मिसाल के तौर पे देखें, ये फार्मूला है इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का, टी बराबर है 2πL/g। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ इसके क्या मालूम किए? मसावत के दोनों तरफ डायमेंशंस लिए आपको समझाने के लिए। देखें ये टी, इसका डायमेंशन टी आ गया, 2π उसी तरह, और हमारे पास एल का डायमेंशन एल होता है, और जी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के डायमेंशन होते हैं L/t²। एल से एल कैंसिल, और पर टी स्केयर जो नीचे था ये ऊपर जाएगा तो जमा टी स्केयर बन जाएगा, टी स्केयर से जजर कैंसिल हो जाएगा, तो टी के बराबर आ गया, और साथ में 2π भी है। ये देखें हमारे पास दोनों तरफ डायमेंशंस बराबर हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं? ये स्केयर ब्रैकेट के अंदर जो है, अगर ये बराबर हो तो ये मसावत डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन ये 2π के बारे में हमें कोई पता या कोई मालूमात हमें नहीं मिल रही इस इक्वेशन में, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस हमें कोई मालूमात नहीं देती कांस्टेंट के बारे में। के बारे क्वेश्चन नंबर 24, तो ये आपके पास डायमेंशंस हैं, ये मालूम करने बहुत ही अहम सवाल है, इनमें से तकरीबन एक पेपर में आता है, तो ये ज़रूर करना। राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। तो पहले हम ये बेसिक मैंने ये लिख ली, ये याद कर लें। मास का डायमेंशंस m होता है, लेंथ का l होता है, और टाइम का बड़ा t होता है, और इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। अब जब भी डायमेंशन किसी चीज़ की मालूम करने हो तो सबसे पहले आपको प्रेशर, उसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो प्रेशर है तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स बटा एरिया। फोर्स के डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए, वो मैंने ये इस साइड पे निकाल के दे दिए। फोर्स होता है फार्मूला ma, और m का m डायमेंशंस है, और एक्सेलरेशन का अभी हमने ऊपर पढ़ा है L/t²। तो हम फोर्स की जगह इसको पुट कर सकते हैं, फोर्स की जगह ये आ गया, और एरिया का जो हमारे पास होता है L होता है, यानी कि एरिया का फार्मूला m की 2 है, तो एरिया L की 2, यानी कि ये हमारे पास इसकी डायमेंशंस आ जाएगी, और a की जगह हम l की 2 पुट कर देंगे। अब हमारे पास l से l एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर m और t की कुव्वत पर 2 रह गया, और बटा में जो l है वो ऊपर जाएगा, तो इसकी कुव्वत यानी कि तब्दील हो जाएगी, तफरीक 1 रह जाएगी, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, सवाल नंबर 25, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का उसी तरह हमें फार्मूला पहले मालूम होना चाहिए। डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास बटा वॉल्यूम। तो मास के डायमेंशंस क्या होते हैं? m होते हैं, ये लिख दिए मैंने, और वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या होते हैं? L3, यानी कि वॉल्यूम की जगह L3 आ गया। अब हमने क्या करना है? अब रूल लगाना है कि जब भी मैथमेटिक्स में नीचे से कोई ऊपर चीज़ जाती है तो उसकी कुव्वत क्या हो जाती है? उसकी कुव्वत की जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। जिस तरह नीचे L कुव्वत +3 था, ऊपर जाके तफरीक 3 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, इसमें हमारे पास क्या है? वेलोसिटी के हमने डायमेंशंस निकालने हैं, तो उस तरह पहले फार्मूला लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास असल में इसका लंबाई का डायमेंशंस l है, और टाइम का t है, तो उसी तरह रूल लगेगा, t ऊपर जाएगा तो इसकी कुव्वत तफरीक 1 हो जाएगी। अब लास्ट हमारे पास है राइट द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले उसी तरह फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या है इसका? ma। तो हमने क्या किया, m के डायमेंशंस क्या होते हैं? m के डायमेंशंस m होते हैं, और एक्सेलरेशन के हमने पहले मालूम कर लिए थे। ये देखें L/t², इसकी जगह एक्सेलरेशन की जगह L/t² आ गया। ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, तो m L/t²। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो इस तरह पहले हमने इस ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसी को इस्तेमाल करना है, इस फार्मूले को। इसमें हमने g की क्या निकालनी है? डायमेंशंस भी निकाल लिए और यूनिट्स भी। तो हम पहले रीअरेंज करते हैं, g यहाँ पर आ गया, और r² जो बटा में तकसीम में है दूसरी साइड पे ज़रब हो जाएगा, f(r²) हो जाएगा, और m1 m2 यहाँ पे इसके साथ g के साथ ज़रब में है, तो ये आके तकसीम में आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या यूनिट्स यानी कि सब के साथ ब्रैकेट डाल दें, f r के साथ ब्रैकेट, m के साथ ब्रैकेट, और m2 के साथ ब्रैकेट, ताकि आपके लिए डायमेंशंस आसान निकालने में आसानी हो। अब क्या करेंगे? डायमेंशंस पुट करते हैं। फोर्स के हमने ऊपर मालूम किए, वो कहते हैं ml/t²,
आर के होते हैं, आर स्केयर के होते हैं एल स्केयर डायमेंशंस, एम का डायमेंशंस एम और एम का डायमेंशंस एम होता है। अब हम इसको अगर हल करें तो क्या होगा हमारे पास, ये देखें ये एम उसी तरह आ गया और ये एम की 2। तो हमारे पास ये पावर रूल है कि जब भी ऊपर नीचे एक जैसी चीज़ें आ जाती हैं तो उनकी कुव्वतें क्या होती हैं, तफरीक। इसकी एम की कुव्वत 1 है और यहाँ पे एम की कुव्वत 2 है, तो 1 तफरीक 2। इसी तरह हमारे पास ऊपर क्या बन जाएगा, एल की कुव्वत 1 ज़रब एल की कुव्वत 2, तो ये जमा हो जाएंगी। एक जैसी चीज़ें जब ज़रब में होती है तो उनकी कुव्वतें जमा होती है, एल की कुव्वत 1 जमा 2, ये देखें 3 बन जाएगा। और उसके बाद लास्ट वन हमारे पास ये टी की 2, उसी तरह तफरीक कुव्वत 2 आ जाएगी। अब हम इसको मज़ीद हल करते हैं तो एम की कुव्वत क्या रह जाएगी, तफरीक 1, एल की 3 उसी तरह, और टी की कुव्वत तफरीक 2। लास्ट इसी तरह वो कहते हैं कि यूनिट भी बताएं, तो यूनिट कैसे मालूम करेंगे, फोर्स की जगह फोर्स की यूनिट पुट करें, न्यूटन है। आर की जगह आर की यूनिट तो मीटर स्क्वायर है। एम की जगह एम 2m है तो किलोग्राम का स्क्वायर। तो यहाँ पे वो रूल लगेगा, किलोग्राम ऊपर जाएगा तो इसकी कुव्वत यानी कि हमारे पास तफरीक अलामत तब्दील हो जाएगी, तफरीक 2 बन जाएगा। लास्ट वन क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो वो है शो द इक्वेशन कि ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो जब भी वो आपसे पूछे तो आप क्या करते हैं, आपने उसके दोनों तरफ डायमेंशंस लेने होते हैं। अगर बराबर आ जाए तो वो क्या होगा, दुरुस्त होगा, अगर नहीं आता तो गलत होगा। सबसे पहले एस, तो एस हमारे पास क्या होता है, एस ये देखें एस आ गया। वी हमने सबको ब्रैकेट में पहले लिख दिया, इस तरह ए को भी ब्रैकेट में और टी 2 को भी ब्रैकेट में। अब हम सबके डायमेंशन पुट करते हैं। एस लंबाई होती है तो एल हमारे पास इसका आ गया। वेलोसिटी क्या होते हैं हमारे पास, यहाँ पे वेलोसिटी मैंने लिखा हुआ है एल पर, टी इसके ये डायमेंशन आ गए, और टाइम के हमारे पास क्या होते हैं, टी डायमेंशन, ये टी आ गया। फिर जमा 1/2 उसी तरह नीचे यानी कि ये वाला आ गया। और ये एक एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं, एल पर टी स्क्वायर इसकी जगह, और टी की क्या होते हैं हमारे पास, टी स्क्वायर डायमेंशन होते हैं। अब हमने क्या मजीद इसको सॉल्व करना, एल एल आ जाएगा इसी साइड का, और दूसरी साइड पे हमारे पास देखें यहाँ पे ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा और जस्ट एल रह जाएगा। यहाँ पे 1/2 नीचे आ जाएगा, और टी स्क्वायर के साथ जमा यानी कि देखें दोनों ज़रब में है और इसकी कुव्वत तफरीक 2 है और एक की जमा 2, तो ये आपस में 0 हो जाएगा यानी कि सिर्फ एल हमारे पास रह जाएगा। अब इसका अगर हम इजाफा कर लें दोनों का, तो ये मैंने लिया हुआ है यानी कि L/1, इसकी बटा में कुछ नहीं है, और ये है 1/2 एल, इनका इजाफा कल 2 है, 2 ज़रब एल 2 एल, फिर हमारे पास 1 ज़रब एल एल, तो इनको अगर जमा करें तो हमारे क्या बन जाएगा, 3L/2, 3L/2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये अगर आप साथ में ये साइड ना ही करें तब भी आपके लिए ये आंसर करेक्ट है। तो देख सकते हैं हमारे पास L बराबर L आ गया, तो इसका मतलब ये डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है। तो आई थिंक ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट हम दूसरी वीडियो में करेंगे। इंशाल्लाह ये वीडियो करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपका पेपर में 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन क्लियरली आपको आएंगे। ओके, थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़। यार ये किधर